काजी विद्यार्थी तो कैसे हैं सभी। आज कुछ नया लेकर आए हैं। क्लास 7 का है और यह एनसीईआरटी बुक है, पादपों में पोषण। ठीक है ना, आज हम इसको पढ़ेंगे। पादपों में पोषण, ठीक है ना, भोजन और पोषक तत्व। देखिए कह रहा है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। ये तो सबको पता है। ठीक है, तो भोजन के मुख्य घटक क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है? तो भोजन के मुख्य घटक है। ठीक है ना, इन्हें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट कहते हैं। देखिए पादप और प्राणी में अंतर, यानी पादप में इसका होता है पेड़ पौधा, ठीक है ना, और प्राणी में हम लोग। तो हमारे में और पेड़ पौधे में अंतर क्या होता है ये हम समझते हैं। कह रहा है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं यानी पादप, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। जो मनुष्य है यानी प्राणी यानी मनुष्य सहित जो हम लोग आते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसीलिए सभी प्राणी सीधे या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं ना, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता देना चाहते हैं। तो विद्यार्थी ये बोला, मान लीजिए एग्जाम्पल में ये आपका पेड़ है, ठीक है ना, ठीक। देख विद्यार्थी ये आपका पेड़ है, हो गया ना। जब ये आपका पेड़ है, उसके बाद से विद्यार्थी इसके ऊपर में देखिए ये पेड़ है विद्यार्थी, नीचे ताना है ना इसके ना, नीचे ताना है ना दोस्त, ठीक। तो ये ताना जमीन से क्या करेंगे? जमीन से पानी सोखेगा, साथ ही साथ में मिट्टी से खनिज सोखेगा, और इस ताना के ये जड़ इस ताना के माध्यम से, इसमें पतली से रास्ते होती है, इस ताना के माध्यम से ये सब जितने भी जमीन से पानी खनिज मिट्टी से लिया था ये सब कहा जाएगा, तो ऊपर जाएगा पत्तियाँ में, ठीक है ना, पत्ती में जाएगा। अब पत्ती में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद से सूरज जब उगेगा तो सूरज के प्रकाश पत्ती पे पड़ेगा, और सूरज के प्रकाश जब पत्ती पे पड़ेगा ना दोस्त तो उस गर्मी को, सूरज के प्रकाश के गर्मी को पत्ती अपने अंदर सोख लेगा और उसी में भोजन बनाएगा। और जब भोजन बनाएगा ना, तो उसको, अब जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन भी बनाता है, तो उस पत्ती में ना एक छोटा सा छेद होता है जिसको रंध्र बोलते हैं। उसी क्षेत्र के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ये सांस ले लिए, ये सांस लिए, तो भाई साहब ये हमारा ऑक्सीजन हम ले लिए, फिर जब सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये पत्तियाँ अपने अंदर ग्रहण कर लेती है रंध्र के द्वारा। ठीक है ना, पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है, उसको रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, जो पेड़ भोजन बनाया और ये पत्तियाँ जो भोजन बनाई, तो पत्तियाँ भोजन बनाया कहाँ रखेगी? तो भेज देगी इन्हें उन्हें, यानी फल में भेज देगी, दाल में भेज देगी, फूल में भेज देगी, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, ऐसे बनता है। देखिए पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहा जाता है। ठीक है ना, भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहा जाता है। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार होते हैं, थोड़े से हम जूम इन कर का है। ठीक है, पोषण के प्रकार देखो विद्यार्थी, पोषण के प्रकार में पोषण एक तो स्वपोषी होता है, जिसको हम लोग जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे पेड़ पौधा, इनको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इंग्लिश में बात करें ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। ठीक है ना, ऑटोट्रोफिक। जो जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन खुद से बनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो होते हैं अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, पौधे पे निर्भर रहते हैं। अच्छा अब बोलिए कैसे अपना नहीं भोजन बनाते हैं, जबकि तुम देखते हो कि मेरी मम्मी जो है किचन में खाना बनाती है तो खुद से नहीं बनाती है। लेकिन एक बात बताइए विद्यार्थी, जो साग बनाती है तुम्हारी मम्मी, सब्जी बनाती है, कैसे बनाती है? कहीं ना कहीं किसी न किसी पौधा से लेकर ही होगी ना, खेत से लेकर ही होगी ना। जो
छोटे छोटे बार कटवा लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी पौधे होंगे, जितने भी ये फल होंगे सब कहाँ से आएगा, किसी न किसी पेड़ से आएगा ना, पौधा से आएगा ना। तो इसीलिए वो खाना अपना खुद से नहीं बनाते हैं। यानी जो भी चीज़ खाना अपना खुद से बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये फ़ोन कौन खाती है, पढ़ाते टाइम में फ़ोन करता है बेवकूफ़, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पौधा, विषम पोषी। देखिए कहा कि जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी। साइकिल में हवा भर लिए। जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी, ठीक है ना। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। पादप भोजन कैसे बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, पौधे जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस खनिज से भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हम आपको समझाए थे कि जो उसका पौधों का जड़ है, जमीन से पानी लेगा और मिट्टी से खनिज लेगा, उसके बाद से सूरज से गर्मी लेगा और उसके बाद से क्या बना देगा, पौधा अपना भोजन बना देगा। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए पत्तिया को खाद्य फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य फैक्ट्री। देखिए जो जड़ होता है ना, जड़ को हम लोग मूल भी बोलते हैं। तो जड़ जो होता है ना, जल और खनिज अवशोषित करता है। जड़ क्या करता है, पानी और खनिज अपना अंदर खींचता है, अवशोषित करता है। ताना पत्तियों तक तो पहुँचाता है। जो ताना होता है वो कहाँ पहुँचाता है, इस जल और खनिज को, तो भाई साहब पत्तियों तक तो पहुँचाता है, ठीक है ना। और पत्तियों के छिद्र जिसको रंध्र बोलते हैं, जो पत्तियों में छोटा सा छेद होता है ना उसको रंध्र बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो पत्तियों में छोटी छोटी चीज होते हैं ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। बात समझ में आ गया है। देखिए अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो भाई साहब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन स्वपोषी है, तो भाई साहब पौधा। यानी पौधा अपना भोजन इन तीन चारों ऑप्शन में से जो पौधा है अपना भोजन खुद बनाता है, इसे इसको स्वपोषी बोलते हैं। तीसरा, भोजन के घटक क्या कहलाते हैं, तो पोषक तत्व कहलाते हैं। 5 नंबर, पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो हवा से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो हवा से लेते हैं। मिट्टी से तो लेंगे नहीं, मिट्टी से खनिज लेते हैं। पानी तो जमीन से लेते हैं, वायु लेते हैं, जड़ लेते हैं। तो भाई साहब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो हवा से लेते हैं। जड़ का कार्य क्या होता है, तो जल और खनिज को लेना है, ठीक है ना। सात नंबर, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, तो भाई साहब विषम पोषी। अब हम आते हैं कोशिका पे, ठीक है ना। कोशिका यानी सेल। देखिए सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका को जीव की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। यहाँ पर देखिए, यह कह रहा है कि सभी जीवों का शरीर
कोशिकाओं से बना होता है। हमारा शरीर, आपका शरीर, जानवर का शरीर, हर चीज़ का शरीर जो होता है ना कोशिका से बना होता है। आप एक बिल्डिंग देख लीजिए, आप मकान बनाते हैं तो उस मकान में छोटा छोटा ईंटा जोड़ते हैं ना, और इस छोटा छोटा ईंटा के चलते इतना बड़ा मकान बनता है ना दोस्त। तो हमारे शरीर में उसी को सेल बोलते हैं, यानी कोशिका बोलते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से इतना बड़ा शरीर बना है। बात समझ में आ गया? ठीक है। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कोशिका के भाग, देखो ये आपका कोशिका झिल्ली बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो केंद्रक होता है ना, नियंत्रण केंद्र कहते हैं। केंद्रक बीच में होता है, कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रक। जानते हैं दोस्त, हम बता रहे हैं काहे हम काहे रुक रुक के पढ़ा रहे हैं। देखिए हकीकत है, अभी जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ना, मेरे अगल बगल झगड़ा चल रहा है। मतलब उधर झगड़ा कोनो कर रहा है तो उधर झगड़ा कर रहा है, अब मेरे दिमाग में बार बार उन्हीं चल जा रहा है। ये सब मतलब दूसरे की ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा है। जानते हैं क्या? कुछ ना है यार, सिर्फ कितना 3 फीट, सिर्फ 3 फीट सरकारी ज़मीन है। वो कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे। ये आपस में साला लड़ के मर जाएगा। ऐसे 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 हराम खोरों से बच कर रहना चाहिए। ये जानते हैं, ये समाज में कीड़े होते हैं, ये सबको नोच खा जाएंगे। ऐसे कीड़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। इनको क्या बोले हम, ये सब अपना तो है नहीं जागीर की खरीद के बना ले, दूसरे को चाहता है सरकार का हथियार खा ले। जो मेरा ध्यान विद्यार्थी उन्हीं चला जा रहा है। कोशिका झिल्ली, जिसको बाहरी परत केंद्रक नियंत्रण केंद्र कहते हैं। जैसे देखो विद्यार्थी, एक तुमको चित्रों बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई साहब तुम इसको ले लो, ये तुम्हारा क्या है? कोशिका है, ठीक है ना। और एक बीच में एक और छोटा ले लो, ठीक, ये हो गया बीच में मान लीजिए। तो और उसके बाद से ये जो तुम्हारे अगल बगल ऐसे 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 जो होगा ना, ये वाला पानी की तरह है, ठीक है ना। तो जो बचा ई वाला है ना किनारा, हाई वाला जो गोल गोल इसे दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेंबर बोलते हैं, ठीक। उसके बीच में ई जो बचा तुमको छोटा तो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको नियंत्रण केंद्र बोलते हैं। ये कोशिका द्रव्य जेली जैसे पदार्थ होते हैं। ये आपका जो ये जो दिख रहा है पानी की तरह, ये वाला पानी की तरह होता है। तो ये आपका कोशिका द्रव्य होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव, देखिए कुछ जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें इसीलिए एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन मनुष्य एक कोशिकीय जीव नहीं है, मनुष्य बहुत सारा कोशिका से बना होता है। अब हम रंध्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी पत्तियों में जो छोटा छोटा छेद होता है उसको रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं। देखो बच्चा, अभी तुम क्लास 7 में पढ़ रहे हो, तो 7th क्लास के हिसाब से सब ठीक है। ये क्लास 7th का बुक है, ये हम दूसरा नहीं पढ़ा है, ये NCERT बुक है। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आप बोलिएगा सर हम पत्ती को तो देखते हैं लेकिन हमको दिखता नहीं है कि उस पत्ती पे कहाँ कहाँ छेद होता है छोटा छोटा। तो विद्यार्थी, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तब आपको दिखेगा कि छोटा छोटा छिद्र होता है, होल होता है, ठीक है ना। हमारा शरीरियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। देखिए बाल कहाँ से निकला है, यहाँ पर ये कहाँ से बाल निकला है दोस्त? उसी छेद से निकला है। पसीना कैसे निकलता है शरीर से बाहर? उसी छेद से निकलता है, लेकिन दिखता रहा है। जब हम अपने शरीर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो खुद हम ही को घिन बढ़ेगा कि इतना गंदा मेरा शरीर है। और इसी शरीर पे हम अपने आप को इतराते हैं कि इतना सुंदर हम हैं। खूबसूरती का घमंड मत रखिएगा, खूबसूरती आज है 10 दिन बाद नहीं रहेगी। और ये बात हम लड़कियों के लिए बता रहे हैं। और 99% तो लड़कियां हैं और 1% लड़के हैं। लड़के तो नहीं हो सकते मान लीजिए, लेकिन हम 99% लड़कियों को बता रहे हैं। विद्यार्थी, कभी भी अपने खूबसूरती पे घमंड मत करना कि हमको तो लाखों मिल जाएंगे। लाखों नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे जानती हो तुमको वो किस लिए मिलेंगे। तो विद्यार्थी, खूबसूरती पे घमंड मत करना, सच्चा दिल से दूसरे की मदद करना, कभी भी किसी को धोखा मत देना, अच्छा बन कर रहना, सब ठीक होता है, ठीक है ना।
तो पतियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र बोलते हैं। देखो ये द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल से घिरे होते हैं। जो छोटा छोटा होता है ना छेद, या ये किसी से घिरा होता है? तो भाई साहब द्वार कोशिका से घिरा होता है, ठीक है ना। पदार्थों का परिवहन, देखिए पदार्थों का परिवहन पढ़ते हैं। जल और खनिज जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये नलिया जैसे होते हैं और पूरे पौधे में फैलते हैं। देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो जल और खनिज होते हैं ना, इंग्लिश में जाइलम बोलते हैं और हिंदी में वाहिका बोलते हैं, ठीक है ना। जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। ये नली जैसे होते हैं और पूरे पौधे में फैले होते हैं। हम आपको बताए थे कि ये ध्यान दीजिए कि ये आपका पौधा है। देखो बच्चा, हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको बताए थे एग्जाम्पल के लिए, ये आपका पौधा है, ठीक। ये आपका पौधा है, तो इस पौधा का जड़ ये है ना, तो जड़ से पानी और खनिज लेगा ना, मिट्टी से खनिज लेगा ना, तो अच्छा यहाँ तो लेके आएगा, तो ऊपर कौन लेके जाएगा? बताइए, ऊपर लेके कोई जाएगा ना पत्ती तक, तो उसको पहुँचाने के लिए कोई ना कोई काम करेगा ना। तो उसी का ये नाम है वाहिकाव, जिसको इंग्लिश में जाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। यही पहुँचाता है। बात समझ गया? यह नाली की तरह होता है पौधे में। अब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल होता क्या है? देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पत्तियों में पत्तियों यह ना, जो क्लोरोफिल होता है ना, सिर्फ पत्ती में होता है और कहीं नहीं होता है। आप सोचिएगा कि जड़ में हो जाए, तो जड़ में विद्यार्थी ना आएगा, सिर्फ पत्ती में होगा, ठीक है ना। इसी क्लोरोफिल के चलते जो पत्तियाँ होती है ना, उसका रंग हरा होता है, ठीक है ना। तो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक होता है, जिसे सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करती है। देखिए अगर ये क्लोरोफिल पत्ती में ना रहेगा ना, तो फिर सूर्य के प्रकाश को पत्तियां अपने अंदर नहीं खींच पाएगी, अवशोषित नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पत्तियां भोजन बनाती है, ठीक। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। आवश्यक तत्व प्रकाश संश्लेषण होने में क्या क्या चीज़ें लगते हैं, तो उसका नाम हम देखते हैं। देखिए एक तो सूर्य का प्रकाश लगेगा, दूसरा क्लोरोफिल, फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार वो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये चारों चीज़ ना रहेगी तो फिर फोटोसिंथेसिस ना हो पाएगा, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिजल्ट क्या निकालता है? देखिए जब ये सब प्रक्रिया होगा ना, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी जिसको हम भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। जब पौधा ये सब प्रक्रिया करेगा, देखिए ये वाला सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों का प्रक्रिया करेगा ना, तो क्या बनेगा? रिजल्ट कुछ ना कुछ बनेगा ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पानी चावल गर्म करिएगा, उसको रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे भात बन जाएगा ना। उसी तरह से सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल के अपना काम करता है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसको हम भोजन बोलते हैं अपने भाषा में, लेकिन साइंस की भाषा में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है ना। और बनता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें से क्या निकलेगा? तो हवा निकलेगी ना, तो उस हवा का निकलती है, गैस निकलती है। एग्जाम्पल के लिए जब भात तो बन जाएगा, आप ऊपर से हटाइएगा पतलिया, तो क्या निकलेगा? उसमें से गर्म हवा निकलेगा ना, भाप निकलेगा ना। तो इसी में से, पत्तियों में से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, जिसको हम लोग अवशोषित करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग उसको लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो फिर पौधा लेता है। इसका महत्व क्या है? सभी जीवों का भोजन पौधों पर निर्भर है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसी प्रक्रिया से मिलती है, इसके बिना जीवन असंभव है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर होगा कोशिका।
दूसरा प्रश्न कर रहा है कि कोशिका को देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो भाई साहब सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। ये कंपास का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, तो ये नेविगेशन के लिए काम करता है, ये रास्ता आप भूल गए तो उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूरबीन को दूर तक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, केंद्र क्या कहलाते हैं, तो केंद्र कहलाते हैं। 4 नंबर, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो झिल्ली कहलाता है, ठीक है ना। देखो रंध्र और पत्तियां के बारे में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र किससे घिरे होते हैं, तो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर, जल और खनिज किसके द्वारा पहुंचते हैं, तो वाहिका यानी जाइलम के द्वारा पहुंचते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है। 9 नंबर, क्लोरोफिल का कार्य क्या है, तो प्रकाश अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो भाई साहब प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल, ये सभी चीज़ें आवश्यक है। 12 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। 13 नंबर, इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। 14 नंबर, सभी जीव किस पर निर्भर है, तो पौधे पर निर्भर है। 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण ना होने पर क्या होगा, जीवन संभव नहीं होगा। अब गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और रंध्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र यानी इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्रों के दोनों तरफ द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल इंग्लिश में बोलते हैं। रंध्रों के दोनों तरफ क्या होता है, द्वार कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, यानी इसको भाई साहब रक्षा करती है होल को। इनका कार्य क्या है, तो गैसों का आदान प्रदान, यानी CO2 अंदर और O2 बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है ना। जल वाष्प का निकालना, ये सब चीज़ों का काम है, किसका, तो भाई साहब इसका काम है, रंध्र का काम है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं, ठीक, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें उपयोग होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें उपयोग होता है, तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, ठीक है ना, जिसको हरा रंग द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरा रंग द्रव्य। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के चलते होता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल भोजन जो बनता है ना, स्टार्च के रूप में बनता है और ग्लूकोज, उसके बाद से ऑक्सीजन निकलता है O2। स्टार्च का महत्व, ठीक है, पत्तियों में बना भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। उसके बाद आयोडीन टेस्ट से स्टार्च की उपस्थिति क्या पता चलता है, नीला काला रंग स्टार्च मौजूद है। पत्तियों में बना भोजन
किसके रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है ना। जब आप इसको आयोडीन टेस्ट कीजिएगा तो नीला और काला रंग हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च मौजूद है। क्लोरोफिल और रंगीन पत्तियाँ, क्लोरोफिल और रंगीन पत्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं। हरे रंग का कारण क्लोरोफिल, ठीक है ना। पत्तियाँ का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल कारण होता है। दूसरा बात, लाल बैगनी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अच्छा, आप देखे होंगे सब तो पौधा का पत्तियाँ जो होती है हरा तो ना होता है, कुछ का पत्तियाँ लाल भी होता है। तो काहे होता है, तो भाई साहब उससे मतलब ना है काहे होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। अगर उसमें भी क्लोरोफिल ना रहेगा तो फिर पत्तियाँ भोजन बना ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरे रंग के कारण वह छिप जाता है, ठीक है ना, दिखता नहीं है। इसलिए उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अलावा और कहाँ होता है, तो हरे तने में होता है। उसके बाद शैवाल, यानी शैवाल जिसको कहते हैं काई दे के शैवाल बोलते हैं, और अन्य हरे भागों में ये सब प्रकाश संश्लेषण इन जगहों पर होता है, ठीक है ना। हरे तना में, शैवाल में और अन्य भागों में, मतलब जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक। ये आपका क्लोरोफिल हरा तना में भी मौजूद होता है। उसके बाद शैवाल घास में भी, काई में भी होता है मौजूद, ठीक है ना। जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखिए, आप एक पौधे को अंधेरे में रखिए, स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरा पौधे को धूप में रखिए, स्टार्च बनेगा। फिर अंधेरे वाले पौधे को धूप में रखने पर स्टार्च बनने लगेगा, ठीक। निष्कर्ष निष्कर्ष का निकलते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो उतना टेम्परेचर उसको चाहिए, ठीक है ना। रंध्र, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा, द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो रंध्र खोलना और बंद करना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक है। स्टार्च की पहचान कैसे करते हैं, तो आयोडीन से करते हैं। देखो, आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का रंग क्या होता है, तो नीला और काला होता है। प्रश्न कर रहा है कि पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, तो भाई साहब दिन में प्रकाश संश्लेषण के समय, ठीक है ना। दिन में प्रकाश संश्लेषण के समय छोड़ते हैं। 7 नंबर, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में। 8 नंबर, क्या लाल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, हाँ होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है ना। 9 नंबर, शैवाल क्या है, तो हरे पौधे जैसा जीव है। 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। और कौन सी गैस छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा, तो ऑक्सीजन। हम इसका एक बार क्विक रिविजन करते जल्दी कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसमें पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक तत्व क्या है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें रहेगा तो क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो ग्लूकोज और स्टार्च आएगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें निकलेगा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं, तो पत्तियों में छोटा छिद्र होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। द्वार कोशिका रंध्रों को खोलती है और बंद करती है, ठीक है ना। स्टार्च भोजन का प्रमाण है। आयोडीन टेस्ट, नीला काला रंग। रंगीन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, और हरे तने भी भोजन बनाते हैं। अब आते हैं 11 नंबर पे, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। 12 नंबर, पौधे भोजन किस रूप में जमा करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। 13
13 नंबर, ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो पत्ती से निकलती है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान है। 15 नंबर, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। 16 नंबर, पौधे ने CO2 कहाँ से लेते हैं? तो हवा से लेते हैं। ठीक। 17 नंबर, जल पौधे में कैसे प्रवेश करता है? तो जड़ों से। 18 नंबर, अंधेरे में रखा पौधा क्या बनाएगा? तो स्टार्च नहीं बनाएगा। 19 नंबर, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो पानी में, इसको काई बोलते हैं। ठीक है ना। 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। 21 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है? तो स्टार्च के लिए होता है। उसके बाद पौधे किस गैस को बाहर निकालते हैं? तो ऑक्सीजन को। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो भाई साहब पौधे में होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है ना। रंध्र किस सतह पर अधिक होते हैं? तो निचली सतह पर होते हैं। पौधे का भोजन क्या कहलाता है? ग्लूकोज। 7 नंबर, कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर अंधकार आंसर होगा। ठीक है ना। इस ऑप्शन के मुताबिक इसको मारिएगा। 28 नंबर कह क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। हरे तने क्या करते हैं? तो संश्लेषण। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का बनाना है। अब देखते हैं पादपों में भोजन निर्माण, पौधों में भोजन निर्माण। देखो पादपों में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्लोरोफिल की मदद से पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया से पादप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों को मिला दीजिएगा ना तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है ना। और ये पादपों का मुख्य भोजन है होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक। साथ ही साथ इसीलिए पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। कार्बन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। पादपों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है? तो ये पढ़ते हैं पादपों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, यानी पेड़ों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है। तो विद्यार्थी, वायु में नाइट्रोजन बहुत होती है। ठीक है ना। लेकिन पादप इसे सीधे नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए इस पूरा वातावरण में बहुत सारे गैस होती है जिसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरह से जो नाइट्रोजन होता है ना, पौधे इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। मिट्टी के जीवाणु नाइट्रोजन को उपयोग रूप में बदलते हैं। जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को बदल देते हैं, उपयोग करते हैं और पादप इसे जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद किसान खेत में उर्वरक यानी खाद। ठीक है ना। किसान खेत में खाद डालते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। देखो अगर ये देखो यहाँ पर ये तो पौधे जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में, वो तो वातावरण से नाइट्रोजन लेके मिला के ज़मीन में छोड़ देते हैं और पानी माटी के माध्यम से हवा जो पौधा होता है नाइट्रोजन ले लेता है। और जो कुछ कमी होता है तो किसान जब खाद छींटता है ना तो उसमें नाइट्रोजन खाद छींटता है तो उसको उससे मिल जाता है नाइट्रोजन। ठीक है ना।
अन्य पोषक तत्वों का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट से पादप बनाते हैं, प्रोटीन और वसा बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं विषमपोषी पादप यानी हेटेरोट्रोफिक। कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते जैसे हम लोग, ठीक है ना। परजीवी पादप पैरासाइट, देखिए कह रहा है कि ये दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, देखिए ये जो परजीवी पादप होते हैं ना, ये दूसरे पौधों पर भोजन लेते हैं। ये अमरबेल आप देखेंगे किसी पेड़ पे पीला कलर का रस्सी की तरह लटका रहता है, पीला कलर का रहता है और रस्सी पे लटका रहता है, इसी को अमरबेल बोलते हैं। इसके मुख्य विशेषता क्या होती है, अमरबेल की विशेषता क्या होती है, तो भाई साहब पीले रंग का होता है, साथ ही साथ यह राशि जैसा दिखाई देता है। जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से भोजन ले लेता है, ठीक है ना। ऐसे पादप को परजीवी परजीवी पादप कहते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि पादप हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से बना होता है, तो CHO। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CHO कार्बन डाइऑक्साइड, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। 4 नंबर कह रहा है कि प्रोटीन में कौन सा अतिरिक्त तत्व होता है, तो नाइट्रोजन होता है। 5 नंबर कह रहा है कि पादप नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भाई साहब मिट्टी से, जीवाणु की मदद से। उसके बाद खेत में हम लोग खाद छींटते हैं तो उसकी मदद से। 6 नंबर कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन को उपयोगी कौन बनाता है, तो जीवाणु बनाता है। 7 नंबर किसान खेत में क्या डालते हैं, तो खाद डालते हैं यानी उर्वरक डालते हैं। 8 नंबर जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, विषमपोषी, ठीक है ना। 9 नंबर अमरबेल किस प्रकार का पौधा है, तो परजीवी है। किस प्रकार का है, परजीवी। 10 नंबर परजीवी पौधे क्या करते हैं, तो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमरबेल का रंग कैसा होता है, तो भाई साहब पीला होता है। 12 नंबर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियां में पाया जाता है, ठीक है ना। 13 नंबर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश। 14 नंबर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस में होता है, तब प्रोटीन बनाने में होता है। 15 नंबर मिट्टी में कौन से पदार्थ होते हैं, तो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। 16 नंबर परजीवी पौधे किस पर निर्भर होते हैं, तो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। 7 नंबर अमरबेल किस रंग की होती है, तो पीली। 18 नंबर पादपों में वसा कैसे बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। 19 नंबर कौन सा पौधा विषमपोषी है, तो अमरबेल। 20 नंबर उर्वरक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नाइट्रोजन देना। कह रहा है कि पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पत्तियां में होता है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। चौथा कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
5 नंबर प्रोटीन में कौन सा तत्व अतिरिक्त होता है? तो नाइट्रोजन। 6 नंबर पादप नाइट्रोजन सीधे कहाँ से नहीं ले सकते? तो वायु से। 7 नंबर नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में कौन बदलता है? तो जीवाणु। 8 नंबर पादप नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो विलय यौगिक में। 9 नंबर किसान खेत में क्या डालते हैं? तो उर्वरक यानी खाद डालते हैं। उर्वरक का मुख्य काम क्या होता है? नाइट्रोजन देना। 11 नंबर कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? तो प्रोटीन और वसा। 12 नंबर जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो विषमपोषी। 13 नंबर विषमपोषी पादप क्या करते हैं? तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। 4 अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो परजीवी है। 15 नंबर अमरबेल का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। 16 नंबर अमरबेल कहाँ से भोजन लेता है? तो अन्य पौधों से भोजन लेता है। 17 नंबर परजीवी पादप किसे कहते हैं? तो जो दूसरे से भोजन लेते हैं। 18 नंबर क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? भोजन बनाना होता है। 19 नंबर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? तो सूर्य का प्रकाश। 20 नंबर पादप किसे अवशोषित करते हैं? तो पानी और खनिज। 21 नंबर नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन निर्माण के लिए। 22 नंबर मिट्टी में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? तो विलय यौगिक। 23 नंबर पादपों में वसा किससे बनती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। 24 नंबर कौन सा पौधा परजीवी है? तो अमरबेल। 25 नंबर पत्तियों में क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। 26 नंबर पादपों को पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी और पानी से। 27 नंबर करा है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है ना। 28 नंबर करा है कि जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी में। 29 नंबर कौन सा पादप भोजन नहीं बना सकता? तो अमरबेल। पादपों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है? स्वपोषी। अब आते हैं पैरासाइट यानी परजीवी पर। देखो जो 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 जीव दूसरे जीव के शरीर से भोजन लेते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में मच्छर, खटमल, जोक, ये सब क्या है? परजीवी। ये जीव रक्त चूसकर भोजन लेते हैं इसीलिए परजीवी। यानी ये चीज़ रक्त में कहता है खून। ये जीव जितने होते हैं ना खून चूसकर भोजन लेते हैं इसीलिए क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी मीन्स कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ा मकोड़ा को खाते हैं। ठीक है ना। देखिए ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ कर खाते हैं उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे में कटपड़ी, जिसको पिचर प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं। घटपड़ी, जैसे में घटपड़ी, पिचर प्लांट, बीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये तीनों पौधे हैं जो कि कीड़ा मकोड़े को खाते हैं। घटकड़ी यानी इस पिचर प्लांट का विशेषता देखते हैं। ठीक है ना। इसकी पत्ती घड़े जैसी होती है
पत्ती यानी घड़े जैसे होती है पत्ती, हम आपको बताएंगे। पिचर जिसको बोलते हैं, घड़े को पिचर बोलते हैं। ऊपर ढक्कन यानी होता है और अंदर छोटे छोटे रोम हेयर होते हैं जो नीचे की ओर झुके रहते हैं। कीट अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है ना। अंदर पाचक रस डाइजेस्टिव जूस होता है जो कीट को पचा देता है। ये कीट क्यों खाते हैं? क्योंकि इन्हें मिट्टी से सभी पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन नहीं मिल पाते, इसीलिए ये कीटों को खाकर पोषण पूरा करते हैं। देखिए ये कैसे होते हैं आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चा, ये जो होता है ना कुछ इस तरह से पौधा होता है, ठीक है ना। ये हो गया ना पौधा, यहाँ पर ऐसे रहेगा मुँह, ठीक। ऊपर से उसके बाद से ये ऊपर से ऐसे ऐसे कुछ रहेगा, ठीक ऐसे, ठीक है ना। इसको लीड बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं। इसके अंदर ना ऐसे रुआ तालाब के नीचे की ओर से रुआ लिखा रहता है, ठीक। देख बच्चा, इधर से बच्चा आएगा उड़ के, क्या कीड़ा मकोड़ा आएगा और इसके अंदर ढुकेगा, और जब अंदर जाएगा ना अब निकल ही नहीं पाएगा, इसी में फंस जाएगा। अब ये क्या करेगा, ऊपर से इसको मुंह बंद कर लेगा, अब इसको खा जाएगा। काहे खा जाएगा? क्योंकि इसको नाइट्रोजन नहीं मिलता है मिट्टी से, इसीलिए इस कीड़े मकोड़े खाकर नाइट्रोजन पूरा करता है। छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है ना, जिसको हेयर कहते हैं। अब मृतजीवी सेप्रोट्रोफी के बारे में पढ़ते हैं। करें कि जो जीव मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे में मशरूम, देखिए ये वाला मशरूम है, छत्रक, ठीक है ना। तो उसके बाद से आपका फुफंद होता है, ये सब क्या होता है? तो भाई साहब ये मृतजीवी है, ठीक है ना। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ये पाचक रस छोड़कर भोजन को बाहर ही पचा लेते हैं और इसे फिर उसे अवशोषित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेन बात जो है ना, ये जो है ना मृतजीवी, इनके अंदर ना क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके चलते अपना भोजन नहीं बना सकते। मेन मुद्दा यही है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। परजीवी जीव कौन है? तो भाई साहब मच्छर है। दूसरा नंबर कह रहा है कि जो किस प्रकार का जीव है? तो ये आपका परजीवी है, ये भी खून चूसता है। तीसरा कह रहा है कि घटपड़ी किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये कीटभक्षी होता है, इसको पिचर प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। 4 नंबर, कीटभक्षी पौधे की पत्ती कैसी होती है? तो भाई साहब घड़े जैसी होती है। 5 नंबर, कीटभक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं? तो भाई साहब पोषक तत्वों की कमी के कारण। 6 नंबर, मृतजीवी किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। 7 नंबर, मशरूम में क्या नहीं होता? तो भाई साहब क्लोरोफिल नहीं होता है। 8 नंबर, मृतजीवी भोजन कैसे लेते हैं? तो बाहर पचाकर अवशोषित करते हैं। 9 नंबर, वीनस फ्लाई ट्रैप किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये आपका होता है कीटभक्षी। 10 नंबर, खटमल क्या करता है? तो रक्त चूसता है। कह कि निम्न में से कौन परजीवी है? तो आपका मच्छर है। दूसरा, खटमल किससे भोजन प्राप्त करता है? तो रक्त से यानी खून से। तीसरा, जोक का भोजन क्या होता है? रक्त होता है। चौथा, कीटभक्षी पौधे किसे पकड़ते हैं? तो कीट को पकड़ते हैं। 5 नंबर, घटपड़ी में घाड़ा किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का। 6 नंबर, घटपड़ी के अंदर क्या होता है? तो पाचक रस होता है। 7 नंबर, कीटभक्षी पौधे में कौन सा पोषक तत्व कम होता है? तो नाइट्रोजन।
8 नंबर बीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? तो ये कीटभक्षी पौधा है। 9 नंबर संड्यू पौधा किस श्रेणी में आता है? तो कीटभक्षी में। 10 नंबर मृतजीवी किसे कहते हैं? तो जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। 11 नंबर मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो मृतजीवी है। 12 नंबर मृतजीवी में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल। अनुपस्थित मीन्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। 13 नंबर मृतजीवी भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पचाकर और अवशोषित करते हैं। 14 नंबर मच्छर किस प्रकार का जीव है? तो परजीवी है। 15 नंबर घटपड़ी के ढक्कन का क्या कार्य होता है? तो भाई साहब कीटों को आकर्षित करता और बंद करना। 16 नंबर कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो पोषक तत्वों के कमी वाली मिट्टी में, ठीक है ना। जिस मिट्टी में पोषक तत्व कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उसमें कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। 17 नंबर परजीवी अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो भाई साहब दूसरे जीव से लेते हैं। 18 नंबर मशरूम कहाँ उगते हैं? तो सड़े गले पदार्थों में। कीटभक्षी पौधे किस प्रक्रिया से कीट पचाते हैं? तो भाई साहब पाचन। 20 नंबर घटपड़ी में कीट क्यों फंस जाते हैं? तो भाई साहब अंदर के नीचे की ओर झुके रोम से। अब हम बोलते हैं कवक एवं मृतजीवी पोषण, ठीक है ना। कवक क्या होते हैं दोस्त? तो देखिए कवक यानी फंजाई ऐसे जीव हैं जो सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। जैसे मैं अब बात करें तो ब्रेड पर उगने वाला फफूंद, आप ब्रेड देखेंगे उस पर जो उगता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि भूरी लग गया है, वही वाला है, ठीक है ना। ये रुई जैसे धागो हाइपा की तरह दिखाई देता है। अब कह रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट करिएगा इसको देखने के लिए। कह रहे कि ब्रेड को पानी में भिजा कर 2 से 3 दिन गर्म और नम जगह पर रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेड पर हरे काले सफ़ेद धब्बे दिखाई दे देंगे, ठीक है ना। ये धब्बे कवक होते हैं, यही फंगस होते हैं। आप रोटी को भी देखिएगा ना दोस्तों, रोटी कहीं कहीं आपका गिर जाता है, चाहे रोटी आ जाइए ना, कब कब अचारों पे सब लग जाता है, अचार पे उजर कलर के क्या करते हैं, हाथों से छोड़ा कर सुखा जाता है, ठीक है ना। कवक की पोषण विधि क्या है? कवक पाचक रस स्रावित करते हैं, ठीक है ना। ये जटिल पदार्थों को सरल और घुलनशील बना देती है, फिर उसे अवशोषित ऑब्जर्व कर लेते हैं। मृतजीवी पोषण, जब जीव मृत और सड़े गले जैव पदार्थों से भोजन लेते हैं, इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण में कवक। दोस्त अभी हम आपको बताया था ना, जिस लड़के की लड़ाई कर रहा था, पुलिस बुला दिया 112 नंबर। हम बहुत खुश है, बिहार में 112 नंबर चालू हो गया, तो ये बहुत बहुत सुविधा मिलता है लोगों को। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कमज़ोर आदमी को आप दबा नहीं सकते। शुक्रिया बिहार सरकार, मेरे तरफ से। हम पुलिस वालों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज़्यादा। कवक कहाँ उगते हैं? तो भाई साहब नमी और गर्म स्थानों पर, अचार, कपड़े, चमड़े, जूते आदि पर, ठीक है ना। विशेषकर बरसात के मौसम में ये ज़्यादा उगते हैं, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में कवक क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए भाई साहब, हवा में कवक
के बीजाणु होते हैं, उसमें जब उन्हें नमी और गर्मी मिलती है वे अंकुरित हो जाते हैं, इसीलिए अचानक कवक दिखाई देने लगते हैं। तो जहाँ पर गर्मी और ठंडा दोनों रहेगा ना, वहाँ पर कवक आपको दिखेगा। कवक से होने वाले नुकसान, इससे नुकसान क्या होता है तो देखिए, खाने की चीज़ें खराब कर देते हैं, उसके बाद कपड़े जूते चमड़ा खराब कर देते हैं, फसलों को भी नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, बचाव का उपाय क्या है इससे, तो वस्तुओं को सूखा और साफ रखें, धूप में रखें, नमी से बचाएं और खाद्य पदार्थों को ढक के रखें। देखिए मेरा एक जूता है एथी का, लेदर का, चमड़ा का जूता है ब्लैक वाला, उसको हम गए थे ना कहीं पर, तो मेरा भीग गया था जूता बारिश में। जब आए घर ना, उसको लेके धो दिए थे कहाँ पर, ऐसे ही घामा में ना रखे क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था, तो घामा में ना रखे ना, उसको धो दिए एथी में ना, तो देखिए ना 20 दिन बाद निकाले ना, तो मेरा जूता भी पूरा उजड़ हो गया था, ये सब लग गया था कवक। तो उसको हम साफ़ किए धग बरस ले, तो हमारे पॉलिश ठीक हो गया और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। कह कि ब्रेड पर उगने वाला फफूंद किस प्रकार का जीव है, तक कवक है। दूसरा नंबर, कवक की पोषण विधि क्या कहलाती है, मृतजीवी। मृतजीवी पोषण में जीव भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से। 4 नंबर, कवक भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो पाचक रस स्रावित करके। 5 नंबर, कवक सबसे अधिक कहाँ उगते हैं, तो वैसे नम और गर्म स्थानों पर। 6 नंबर, ब्रेड पर उगने वाले धब्बे किस रंग के हो सकते हैं, तो हाला, काला या सफ़ेद। 7 नंबर, कवक के बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं दोस्त, तो ये हवा में पाए जाते हैं। 8 नंबर, वर्षा ऋतु में कवक अधिक क्यों उगते हैं, तो नमी और गर्मी के कारण। कवक से कौन सी वस्तु खराब हो सकती है, तो जूते और कपड़े। 10 नंबर, कवक से बचने का सही तरीका क्या है, तो चीज़ों को सुखा कर रखना। 11, क्या कवक रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो भाई साहब हाँ। मृतजीवी जीव किसे कहते हैं, तो जो मृत पौधों से भोजन लेते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। फंगी के बारे में नोट्स देखिए, कुछ कवक उपयोगी होते हैं जैसे दवा बनाने में, ठीक है ना। कुछ कवक हानिकारक होते हैं, पादप जानवर और मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। जिस तरह से दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो हमारे लिए फ़ायदा होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो कि दवा बनाने में काम करते हैं, तो ये कुछ ऐसे जो खराब होते हैं। धरती पे खराब और बने दूब है, ठीक है ना। सहजीवी संबंध, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब दो जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, उदाहरण के लिए कवक प्लस, देखिए जब दो जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, जैसे में कवक प्लस वृक्ष की जड़, वृक्ष यानी कवक को भोजन देता है, ठीक है ना। तो जो कवक होता है ना, वृक्ष जो होता है कवक को क्या देता है, भोजन देता है, और कवक भाई वृक्ष को जल और खनिज ऑक्सीजन में मदद करता है, यानी जो एक दूसरे को दोनों को मदद करता है उसको सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है ना। लाइकेन यह दो जीवों का समूह होता है, एक तो वैसा शैवाल जिसको काई बोलते हैं, भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। कवक फंगस रहने की जगह जल और पोषक देता है, ठीक। दोनों के बीच सहजीवी संबंध होते हैं। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति, देखिए पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है ना। पौधे मिट्टी से क्या करते हैं, खनिज तत्व लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी में पोषक कम होते जाते हैं, इसीलिए किसान डालते हैं, खाद डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उर्वरक डालते हैं, फिर इसमें मुख्य पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन का महत्व क्या होता है, नाइट्रोजन का महत्व देखिए, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और फसल काटने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो जाती है, पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं।
राइबोजोबियम जीवाणु। यह जीवाणु फलीदार पौधे जिसे में चना, मटर, मूंग, सेम की जड़ों में रहते हैं। ये राइबोजोम, ठीक है ना, ये जो राइबोजोबियम कह रहा है नहीं, राइबोजोम बैक्टीरिया है। ये कहाँ पाया जाता है? चना में, मटर में, मूंग में, इन जड़ों में होता है, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है? तो वायु की नाइट्रोजन को उपयोग रूप में बदलता है, ठीक है ना। संबंध में पौधा भोजन और आवास देता है। ये क्या करता है? पौधा इसको अपने अंदर रखता है और ये भाई साहब नाइट्रोजन को हवा से लेके नाइट्रोजन बदल देता है, जो कि पौधे में मदद होता है। जीवाणु नाइट्रोजन देता है। यह भी सहजीवी संबंध है। किसानों के लिए महत्व, देखिए दालों की फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत कम होती है। अगली फसल के लिए भी मिट्टी उपजाऊ रहती है, ठीक है ना। ये दालों की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत कम होती है, अगली फसल के लिए मिट्टी उपजाऊ होती है। पोषण के प्रकार, कह रहा है कि स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी कहते हैं। परजीवी, मृतजीवी। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ कौवा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो औषधि बनाने के रूप में, नहीं दवाई बनाने के रूप में। दूसरा, सहजीवी संबंध में क्या होता है? तो दोनों को लाभ होता है। तीसरा, लाइकेन किन दो जीवों से मिलकर बना होता है? तो शैवाल और कवक से। चौथा, शैवाल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। पांचवा, कवक में क्लोरोफिल होता है या नहीं? तो भाई साहब नहीं होता है। 6 नंबर, मृदा में पोषक तत्वों की कमी क्यों होती है? तो पौधों द्वारा उपयोग के कारण। पौधा हमेशा तो उपयोग करता है नाइट्रोजन, जिसके चलते कमी होता है, इसलिए किसान खेत में नाइट्रोजन फेंकता है। उर्वरकों में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। 8 नंबर, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। 9 नंबर, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो वह गैस के रूप में होती है। 10 नंबर, राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों में पाए जाते हैं। तीनों क्वेश्चन है। राइजोबियम किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधे में। राइबोजियम क्या कार्य करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। 13 नंबर, दालों की फसल के लिए उर्वरक की आवश्यकता क्यों कम होती है? तो उनमें राइजोबियम होता है। स्वपोषी जीव कौन होते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्त कि स्वपोषी जीव कौन होते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आपका एक लास्ट है। कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं? तो आंशिक विषमपोषी होते हैं। खत्म हो गया माय डियर ब्रदर्स, ये आपका चैप्टर खत्म, ठीक है ना। 82 को पेज था और सब खत्म हो गया, ठीक। अब चलिए हम इसको करते हैं एंड।